हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो इस सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो होगा हमारे चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। टॉपिक इस सेशन में जो हमें पढ़ने वाले हैं वो आज हम कवर करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए एंड देन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें दो सब टॉपिक्स, दो एक्सपेरिमेंट आते हैं आपके। वन इज ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक ऑफ दिस ईयर इज द ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चे ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की जब हम लोग बात करते हैं, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, यू नो वेरी वेल। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की हमने बात करनी है तो डीएनए क्या है? इट इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मतलब इट पासेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, क्लियर। तो हाउ इट पासेस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए? तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था? डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था, ठीक है, और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है। तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए बच्चे सबसे पहले हमें उसकी कॉम्पोजिशन को समझना होगा कि डीएनए किस चीज का बना हुआ है। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए? कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे डीएनए की। तो डीएनए क्या है? एक डीएनए इज पॉली न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बनाते हैं? हमारा डीएनए बनाते हैं। उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को देखूं तो इस न्यूक्लियोटाइड में क्या है बच्चे? इस न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड में मिलेगा एक पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। वो पेंटोज शुगर मतलब शुगर ऑफ 5 कार्बन, वो शुगर कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। फिर क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। जो ये नाइट्रोजनस बेस है, बेसिस है, नाइट्रोजन के बने हैं, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं बच्चे दो तरह के होते हैं। वन इज प्यूरिन, प्यूरिन आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, एंड pyrimidine, pyrimidine आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन में आपके पास आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। pyrimidine में डीएनए में आते हैं थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। अगर मैं यहाँ आरएनए की बात करती तो थाइमिन की जगह क्या हो जाता? यूरेसिल। ऐसे ही शुगर में डीऑक्सी की जगह के डीऑक्सी राइबोज की जगह क्या हो जाता? राइबोज शुगर। एंड देन अ फॉस्फेट ग्रुप, देन अ फॉस्फेट ग्रुप। अब सोर्स ऑफ फॉस्फेट क्या रहेगा? तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड इज अ सोर्स ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर हुआ? तो डीएनए क्या है? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए का ओवरऑल चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज। डीएनए हैज नाइट्रोजनस बेसिस बट इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वो एसिड है बट कंटेन नाइट्रोजनस बेसिस ऑल्सो, ठीक है। आप ये बात याद रखोगे। एंड दिस पेंटोज शुगर प्लस nitrogenous bases togetherly called the nucleoside, nucleoside मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस अगर मैं फॉस्फेट को जोड़ दूं तो क्या बनेगा? हमारा क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, और न्यूक्लियोसाइड में क्या है? पेंटोज शुगर प्लस द नाइट्रोजनस बेसिस। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप, डीएनए का ओवरऑल चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है डीएनए। यहां तक हुई बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेसिस है और ये फॉस्फेट ग्रुप है, हाउ दे आर अरेंज्ड, ठीक है, किस तरह से अरेंज है। तो बच्चे जब अरेंजमेंट की बात करेंगे ना तो आप ये स्ट्रक्चर देखोगे कि जो एक ये न्यूक्लियोटाइड है,
इस न्यूक्लियोटाइड में आप क्या देख रहे हो कि जो शुगर है, जो बैकबोन है, वो किसकी बनी है? शुगर की। ये देखो, ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन की शुगर है। उसके फिफ्थ कार्बन पे क्या लगा है? फॉस्फेट ग्रुप। शुगर के फिफ्थ कार्बन पे क्या लगा है? ये देखो, फिफ्थ कार्बन पे क्या लगा है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। और फर्स्ट कार्बन पे क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। क्लियर? ठीक है। अब ये देखो, यहां से ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ रहे हैं तो क्या बनाएंगे? डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो बॉन्ड है ये क्या है? फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या रेफर कर रहे हैं? फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ये वाला एस्टर बॉन्ड है, ये फोस्फो एस्टर बॉन्ड है, क्योंकि वो कॉर्नर वाला है, दोनों साइड से नहीं जुड़ा है। जब वो दोनों साइड से अटैच है तो तब हम उसे क्या कहेंगे? फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आप इस शुगर को ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये इस शुगर के फिफ्थ कार्बन से इधर फॉस्फेट जुड़ा है और इधर थर्ड कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, इसलिए 3:5 फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड कॉर्नर वाला जो होगा इस साइड वो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड इस साइड को हम 5 प्राइम एंड बोल रहे हैं। डीएनए में हम कहते हैं एक साइड 5 प्राइम एंड होता है, एक साइड 3 प्राइम एंड होता है। व्हाई दिस 5 प्राइम एंड 3 प्राइम रेफर्स हो, क्यों कहते हैं इन्हें हम? तो देखो, शुगर के फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा है और वो फ्री है, उससे आगे फर्दर कुछ नहीं जुड़ा है, इसलिए 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप। इस कॉर्नर पे ये थर्ड कार्बन जहां पे फॉस्फेट को जुड़ के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना था वो नहीं बना है, वो फ्री एंड है, तो 3 प्राइम, क्योंकि थर्ड कार्बन ऑफ शुगर इज फ्री टू फॉर्म अ बॉन्ड। एंड जो ये फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, ये कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो शुगर के फिफ्थ कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है, आइडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, कुछ भी हो सकता है, वो बनाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये एक चेन है और डीएनए डबल हेलिक्स इज डबल हेलिक्स। ठीक है, 2 चेन्स है, तो यहाँ पे ये दूसरी चेन के साथ क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द डीएनए स्ट्रक्चर। अब हम बनाते हैं वॉटसन एंड क्रिक का दिया हुआ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो वो वॉटसन एंड क्रिक का दिया हुआ जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था बच्चे, दैट वाज they are successful to form that double helix structure just because of एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। उस टाइम तक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आ चुकी थी। ठीक है, और वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के उनके पास रिजल्ट्स थे, जिसकी वजह से वॉटसन एंड क्रिक इंटरप्रेट कर पाए थे कि डबल हेलिक्स कैसा दिखेगा। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसके लिए वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज भी मिला, इज दिस। इस तरह का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें जो बैकबोन ऑफ डीएनए है ना बच्चे, ये बैकबोन ऑफ डीएनए, दिस बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट की बनी हुई है। ठीक है, देखो अभी मैंने इस एंड पे, इस साइड पे शुगर को स्टार्ट किया, तो दिस विल एंड एट फॉस्फेट। तो जहां पे शुगर फ्री होगा लास्ट होगा वो 3 प्राइम एंड, और जहां फॉस्फेट होगा वो 5, क्योंकि ये फॉस्फेट इस शुगर के फिफ्थ कार्बन से था और यहाँ शुगर का थर्ड कार्बन फ्री है। यहाँ होगा फिर फॉस्फेट शुगर इस तरह से। अब क्योंकि यहाँ फॉस्फेट है तो इट विल एंड विद शुगर, मींस ये 3 प्राइम एंड एंड दिस इज 5 प्राइम एंड। तो हमें फर्स्ट पॉइंट क्या मिला? डीएनए हेलिक्स इज anti-parallel chain. DNA helix has two anti-parallel chains. एंटी-पैरेलल चेन्स का क्या मतलब हुआ कि अगर एक स्ट्रैंड डीएनए का इस तरह से 3:5 है तो दूसरा वाला 5:3 होगा। ठीक है, बैकबोन किसकी बनी है? सेकेंड पॉइंट की बात करें, बैकबोन ऑफ डीएनए is made up of alternate sugar and phosphate.
ऑल्टरनेट शुगर और फॉस्फेट की बनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, शुगर से अटैच नाइट्रोजनस बेसिस डिफरेंट, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। अगर एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में यहाँ पे आपको उसके सामने क्या मिलेगा, थाइमिन, एंड दे बोथ आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ए और टी के बीच में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर एक साइड पे ग्वानिन है, अब यहाँ पे ग्वानिन बनाया मैंने, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में आपको क्या मिलेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दिस इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन विच नाइट्रोजनस बेसिस, थर्ड पॉइंट हमें क्या मिला कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है आर फ्लैंक्ड इनसाइड, अंदर की तरफ लटक रहे हैं, अंदर की तरफ लटक रहे हैं, जिसमें एडेनिन always pair with double आप लिखोगे थाइमिन via double hydrogen bond, and guanine always pair with cytosine via triple hydrogen bond। ठीक है, अब the distance between the two strands of the DNA, the distance between the two strands of a DNA is 20 angstrom। दो जो चेन्स है, एंटी पैरेलल चेन्स है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, एंड शुगर और फॉस्फेट ये जो हमारे जुड़े हुए हैं, या दो नाइट्रोजनस बेसिस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर, और एक टर्न में कितने होते हैं, 10 बेस पर, अप्रोक्सीमेटली एवरेज बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पर। तो दस द लेंथ ऑफ द डीएनए, द लेंथ ऑफ वन टर्न, द लेंथ of one turn of DNA is approximately 3.4 नैनोमीटर। Why? क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन द टू शुगर और टू नाइट्रोजनस बेसिस जो शुगर से अटैच है 0.34 नैनोमीटर, और अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। तो लेंथ ऑफ अ डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली द 3.4 नैनोमीटर। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बाद हम पढ़ेंगे चारागाफ्स रूल, जहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। चारागाफ्स रूल से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चे। क्या चारागाफ ने क्या कहा था, चारागाफ रूल्स क्या कहता है, द रेशियो ऑफ प्यूरिन टू pyrimidine, ratio of purine to pyrimidine in a DNA double helix is always constant, that is 1। इसका मतलब एडेनिन प्लस गुआनिन का नंबर थाइमिन प्लस साइटोसिन के नंबर के इक्वल रहता है। एडेनिन प्लस गुआनिन का नंबर थाइमिन प्लस साइटोसिन के इक्वल रहता है। दिस इज चारागाफ्स रूल। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो चारागाफ रूल में क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, इफ डीएनए double helix has 24% adenine, then calculate amount of साइटोसिन का अमाउंट बताओ। तो बच्चे क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बच्चे, तो देखो एडेनिन अगर 24% है तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, क्योंकि एडेनिन के सामने हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन जुड़ेगा डबल हेलिक्स में। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, एक चेन में एडेनिन होगा तो सामने थाइमिन होगा। एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थाइमिन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, मतलब 24%। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा टोटल, अब कितना परसेंट की हम बात कर चुके हैं, 48% की। 48% तो एडेनिन और
थाइमिन ने कवर किया। अब बचा हमारा ग्वानिन एंड साइटोसिन। ग्वानिन एंड साइटोसिन मिलके टोटल कितना कवर कर पाएंगे? 100 में से हम 48 माइनस कर देंगे तो दैट इज 52%। 52% क्या है? ग्वानिन प्लस साइटोसिन का अमाउंट। और हमें पता है जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन, बिकॉज ग्वानिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नंबर ऑफ ग्वानिन और साइटोसिन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इनका हाफ करना पड़ेगा, इसीलिए ग्वानिन और साइटोसिन का दोनों का अमाउंट कितना आएगा? 26%। क्लियर हुआ? 26%। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बच्चे। लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि इफ डीएनए हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स हैज 100,000 bases, 1000 bases, calculate the number of adenine, calculate the number of adenine if cytosine is 200। ठीक है, साइटोसिन क्या है? 200। देखो मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है? 1000 बेसिस, 1000 बेसिस है, मतलब दोनों स्ट्रैंड में मिला के 500 एक स्ट्रैंड में, 500 दूसरे स्ट्रैंड में। ठीक है, तो टोटल बेसिस ही 1000 है। अब उन 1000 बेसिस के बारे में अगर हम बात करें, टोटल बेसिस कितने हैं? टोटल बेसिस कितने हैं? 1000। ठीक है, उसमें एडेनिन कितना है? 200। जितना एडेनिन है उतना ही थाइमिन होगा, 200। ठीक है, बैलेंस कितना बचा? कितने बच गए? 600। ठीक है, और ग्वानिन प्लस साइटोसिन का नंबर कितना है? 600। तो अब इसमें साइटोसिन कितना होगा? क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा इक्वल होते हैं, तो 300 इज योर आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे आपके आ सकते हैं फ्रॉम द चारागाफ रूल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देन चारागाफ रूल पे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करनी है बच्चे हमें। पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करेंगे। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए की जब हम बात करते हैं तो बच्चे आपको पता है कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो वो इंटरवूवन, उसमें जो डीएनए है वो इंटरवूवन मास की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे आप क्रोमेटिन मटेरियल कह रहे थे। ठीक है, वो क्या था? क्रोमेटिन मटेरियल इंटरवूवन मास की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या करता है जब इसको एक छोटे से सेल के अंदर पैक होना है? देखो, डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और ओवरऑल अगर मैं डीएनए की बात करूं तो इसकी लेंथ एक सेल में कितनी होती है? 2.2 मीटर्स। ठीक है, तो 2.2 मीटर्स का डीएनए जो है वो एक छोटे से न्यूक्लियस में, जिसका डायमीटर ही बहुत छोटा है, उसमें कैसे प्रेजेंट है? तो कॉइल्ड फॉर्म में पैक्ड होके प्रेजेंट है। तो उस पैकेजिंग के बारे में हमने बात करनी है। तो ये जो डीएनए है ये पैकेजिंग के टाइम पे क्या बनाता है? सबसे पहले ये किस पे बाइंड अप करता है? हिस्टोन प्रोटीन पे। किस पे बाइंड अप करेगा? ये इस तरह से समझो कि आपके पास कोई थ्रेड है, आपको उसको इकट्ठा करना है। ठीक है ना, उसको इकट्ठा करना है तो आप उसको एक बेस पे रैप करोगे। तो यहाँ पे जो वो बेस है हमारे पास वो क्या है? हिस्टोन। बेस क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन अभी हमने डिस्कस किया कि डीएनए जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन ऑब्वियसली क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए इस पे रैप होके बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये ऑक्टामर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑक्टामर मतलब इसकी 8 सब यूनिट है, और जो सब यूनिट 1 है इस तरह से होती है, जिसे हम बोलते हैं H1 हिस्टोन। H1 प्रोटीन पार्ट है, इसकी सब यूनिट है H1 हिस्टोन, और ये लिंकर का काम करता है। याद रखोगे, ये लिंकर डीएनए का काम करता है। एक हिस्टोन पे कितने नाइट्रोजनस बेसिस बाइंड कर सकते हैं? तो एक हिस्टोन पे आपके, एक हिस्टोन पे ये एक हिस्टोन, साथ में ये उसका लिंकर डीएनए, ये दूसरा हिस्टोन, ये उसका लिंकर डीएनए। इस तरह से एक हिस्टोन पे आपके बच्चे इतने डीएनए बाइंड करता है कि वो दैट फॉर्म्स 200 बेसिस ऑफ डीएनए।
200 बेसिस ऑफ डीएनए एक हिस्टोन पे बाइंड करके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। सी हिस्टोन बाइंड किया टू इतना डीएनए की 200 बेसिस आ सके उसमें, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए, कैसे, आपको पता है कि दो नाइट्रोजनस बेसिस में 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, टोटल बेसिस 200, तो यू कैन मल्टीप्लाई एंड काउंट द लेंथ ऑफ अ डीएनए, दिस इज योर टास्क। आप लेंथ ऑफ डीएनए काउंट करके यहाँ चैट कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। फिर ये एक हिस्टोन, इस पे 200 बेसिस की लेंथ का डीएनए बाइंड होगा, ये लिंकर जो कि दूसरे हिस्टोन तक ले जाने में उसको हेल्प करेगा, लिंक करने में हेल्प करेगा। देन अनदर हिस्टोन जिस पे 200 बेसिस बाइंड होंगे, देन अनदर, इस तरह से बाइंड हो जाएंगे। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलके क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन, ठीक है। अब वो क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन, और वो फर्दर, प्लीज नोट हियर, वो फर्दर जाके और ज्यादा हायर लेवल की कंडेंसेशन शो करेंगे। कौन सी स्टेज में, सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में, नोट कर लो, मेटाफेज स्टेज में फर्दर कंडेंसेशन शो करेंगे एंड फॉर्म द क्रोमोसोम। क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे रैप हुआ, उसने बनाया न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम ने फर्दर जो न्यूक्लियोसोम बना उसमें क्या थे, क्रोमेटिन फाइबर्स बने, ठीक है। वो कंडेंस हुआ, रैप हुआ प्रॉपर्ली, क्या बना, क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। अब वो जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में जाके कंडेंस हुआ प्रॉपर्ली, और उसने क्या बनाया, क्रोमोसोम बनाया, ठीक है। क्या बनाया, क्रोमोसोम बनाया। यू कैन सी दिस डायग्राम, क्या है ये हमारा नाइट्रोजनस बेसिस, देखो फ्लैंक कर रहे हैं, ठीक है। ये डीएनए है, ये डीएनए डबल हेलिक्स ने हिस्टोन के साथ जुड़ गया और क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम। एक हिस्टोन में कितना डीएनए आता है, जिसमें दैट कैरीज 200 बेस पेयर। तो यहां से एक हिस्टोन में कितना लेंथ ऑफ डीएनए आएगा, दैट इज योर क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। तो 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर दो नाइट्रोजनस बेसिस का डिस्टेंस है, और कितने हैं नाइट्रोजनस बेसिस, 200। तो यू विल मल्टीप्लाई दिस विद 200 एंड गिव मी द आंसर इन अ कमेंट सेक्शन, ठीक है। यहां पे रहेगा H1 हिस्टोन जो कि लिंक कर रहा है दो न्यूक्लियोसोम को। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम इकट्ठे हो जाएंगे तो दैट अपीयर्स लाइक अ बीड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। बीड्स ऑफ अ स्ट्रिंग मतलब कि एक धागे में जैसे आपने मोती डाले हैं, बीड्स डाले हैं, तो उस तरह का अपीयरेंस दे रहा है। फिर ये फर्दर कंडेंस होगा और क्या बनाएगा, क्रोमेटिन। ये फाइबर की तरह अपीयर होगा तो क्या कहलाएगा, क्रोमेटिन। उसके बाद क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कौन सी, प्रॉपर कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम कौन सी स्टेज में नजर आएंगे आपको, मेटाफेज स्टेज में नजर आएंगे। अब ये जो पैकेजिंग है बच्चे, जब थ्रेड उस पे पैक हो रहा है, क्रोमेटिन बना रहा है, ड्यूरिंग पैकेजिंग जब क्रोमेटिन बनता है तो वो जो क्रोमेटिन है उसमें कुछ पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन के साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो जो पैकेजिंग है नॉन हिस्टोन प्रोटीन के इन्वॉल्व होने के बाद क्रोमेटिन में, ठीक है। देखो बच्चे क्या हुआ, न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन था, फर्दर सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व्स इन पैकेजिंग एंड फॉर्म क्रोमेटिन, और उसकी फर्दर कंडेंसेशन हुई मेटाफेज पे जाके, दैट फॉर्म्स क्रोमोसोम। अब जब ये क्रोमेटिन बना बच्चे, तो ये क्रोमेटिन दो तरह का होता है, यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। कैसा है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। अब ये यूक्रोमेटिन क्या है, जहां पे वो पैक होके डीएनए इस तरह से डीएनए का थ्रेड रैप हो रहा था तो वो लूजली वाउंड था, लूजली वाउंड हुआ तो वो यूक्रोमेटिन। यू का वर्ड याद रखना, बायोलॉजी में यू मतलब हमेशा ट्रू, एक्चुअल ट्रू क्रोमेटिन बना है। लूजली वाउंड हुआ, लाइटली स्टेन था, ठीक है, लाइट कलर का स्टेन आया, क्योंकि हम तो कैसे देख रहे हैं उसको, हम जब उसको लैब में देख रहे हैं तो स्टेनिंग प्रोसीजर से देख रहे हैं, तो जो स्टेन लिया उसने वो लाइटली स्टेन था। और ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या था, एक्टिव पार्ट था, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर। जो हेट्रोक्रोमेटिन था ना बच्चे आपका, ये टाइटली वाउंड था, ठीक है, डार्कली स्टेन था। आप इसको टाइटली की जगह डेंसली वर्ड भी यूज कर सकते हो, डेंसली वाउंड मतलब बहुत ज्यादा टाइट, बीच में स्पेस नहीं छोड़ा उसने, ठीक है। और ये क्या रहेगा,
ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं करेगा, मतलब वो पार्ट ऑफ डीएनए जो कभी भी आरएनए नहीं बनाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड देन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहां से क्वेश्चन बनना पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% दो टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड द ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। एक क्वेश्चन आपके पेपर में होगा एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड इज कि ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट आपके पेपर में होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमें आज पता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, बट इस बात की शुरुआत कहां से हुई? कैसे पता चला कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल? व्हाई नॉट प्रोटीन्स, व्हाई नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, व्हाई नॉट आरएनए? डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है? इस बात की शुरुआत के बारे में हमने पढ़ना है कि हाउ वी नो कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो देखो, इसके लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया था। ठीक है, प्रिंसिपल दिया था ट्रांसफॉर्मेशन का उन्होंने। ही वर्कड ऑन, किस पे का वर्क किया था? ही वर्कड ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। ठीक है, ही वर्कड ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। नाम से पता चल रहा है अ बैक्टीरिया दैट कॉजेज द निमोनिया। अब इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe के उन्होंने दो स्ट्रेन लिए, एक आर स्ट्रेन बैक्टीरियल स्ट्रेन, एक एस स्ट्रेन। आर मीन्स रफ एंड एस मीन्स स्मूथ। ठीक है, आर मीन्स रफ एंड एस मीन्स स्मूथ। ठीक है, जो ये रफ स्ट्रेन था ये नॉन कैप्सुलेटेड था, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर आपको पता है एक आउटर मोस्ट लेयर जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो स्मूथ लेयर होती है जब बनती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कैप्सूल। हार्ड टफ रिजिड लेयर बनती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। तो वो कैप्सूल नहीं थी, और स्मूथ पे कैप्सूल थी, मतलब एक बाहर आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग थी जिसे हमने क्या बोला? कैप्सूल। तो कैप्सूलेटेड। ठीक है, एंड ये विरुलेंट था। विरुलेंट मतलब डिजीज कॉजिंग था। ठीक है, कैप्सूलेटेड स्ट्रेन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम विरुलेंट होते हैं, मतलब डिजीज कॉजिंग करते होते हैं। मतलब स्मूथ स्ट्रेन जो था वो निमोनिया कॉज कर रहा था, जबकि जो रफ स्ट्रेन था वो नॉन विरुलेंट था, वो निमोनिया कॉज नहीं करता था। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का आर स्ट्रेन इज नॉन विरुलेंट एंड एस स्ट्रेन इज विरुलेंट। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। हम लोग बात करते हैं कि क्या किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट में। तो जो मॉडल ऑर्गेनिज्म ग्रिफ्थ ने यूज किया, देखो माइक्रोब्स जिस पे काम किया वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था, लेकिन जो मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया जिसपे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को करके देखा मॉडल ऑर्गेनिज्म, वो था माइस। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया लिया, इंजेक्टेड टू माइस। what the expected result क्या होना चाहिए? क्योंकि आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट था तो माइस विल सर्वाइव, उसे कुछ भी नहीं होगा, यही सोचा था, यही रिजल्ट आया। ठीक है, फिर उन्होंने एस स्ट्रेन लेके इंजेक्टेड टू माइस डाइस। ऑब्वियसली माइस की डेथ होनी थी, जो उसका पोस्टमार्टम किया। ठीक है, मतलब एनालिसिस किया, कॉज ऑफ डेथ को आइडेंटिफाई किया तो मिला ड्यू टू निमोनिया। डेथ किस वजह से हुई थी? निमोनिया की वजह से हुई थी। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एस्ट्रेन को लिया और हीट एंड किल कर दिया। हीट एंड किल, HNK मतलब हीट एंड किल। तो माइस में इंजेक्ट किया। ऑब्वियसली जब किसी भी स्ट्रेन को हीट एंड किल करेंगे तो वो डिजीज कॉज नहीं कराएगा, मरी हुई चीज बॉडी में जाएगी। कोई एक बैक्टीरिया जो मरा हुआ है ऑलरेडी उसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे किसी एनिमल की, तो वो डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो माइस सर्वाइव एज एक्सपेक्टेड, है ना। फिर उन्होंने एक और चीज की। अब उन्होंने एक और चीज क्या की? आर स्ट्रेन लिया जो कि लाइव था, मतलब उसको किल नहीं किया था, और एस स्ट्रेन के साथ जो कि हीट एंड किल वाला था, ठीक है, माइस में इंजेक्ट कर दिया
एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि माइस विल सर्वाइव, क्योंकि आर लाइव स्ट्रेन में माइस सर्वाइव कर रहा था, हीट एंड किल में माइस सर्वाइव कर रहा था स्ट्रेन में, तो द एक्सपेक्टेशन वॉज कि माइस सर्वाइव करेगा, बट हुआ क्या, माइस डाइस, ठीक है, माइस की डेथ होगी। एंड जब एनालिसिस किया, पोस्टमार्टम किया, तो पता चला कि डेथ का कारण भी निमोनिया ही था। अब दिस वाज शॉकिंग फॉर द ग्रिफ्ट कि ये कैसे हो गया। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, व्हाट कंक्लूजन ही गेव, कंक्लूजन दिया उन्होंने कि कारण जो है ना माइस की डेथ का, माइस की डेथ का कारण कुछ मटेरियल है, सम बायोमोलिक्यूल, कोई बायोमोलिक्यूल है, मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में से, डीएनए आरएनए में से कोई बायोमोलिक्यूल है दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, देखो इसीलिए बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म निकल के लाइव आर स्ट्रेन से, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सॉरी डेड और द हीट एंड किल एस स्ट्रेन से, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हीट एंड किल एस स्ट्रेन टू लाइव आर स्ट्रेन, ठीक है। लेकिन अब वो बायोमोलिक्यूल है क्या, ये ग्रिफिथ नहीं बता पाए थे, सिर्फ उन्होंने बोला कि कोई चीज हीट एंड किल स्ट्रेन से निकल के लाइव आर स्ट्रेन में चली गई और लाइव स्ट्रेन को विरुलेंट कर दिया, लेकिन वो क्या बायोमोलिक्यूल है, वो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट्स है या आरएनए है या डीएनए, कुछ जस्टिफाई नहीं हो पाया। फिर आफ्टर 16 ईयर्स, उनके ये काम करने के 16 ईयर्स के बाद, आफ्टर 16 ईयर्स बायोकेमिकल एनालिसिस आया, बायोकेमिकल एनालिसिस किया गया, किसके थ्रू, बायोकेमिकल एनालिसिस किया, किसने किया, किसने किया, एवरी मैकार्टी मैकलॉयड, दीज वर द 3 साइंटिस्ट जिन्होंने मिलकर ये काम किया और प्रूव किया कि वो जो बायोमोलिक्यूल है वो डीएनए है। कैसे प्रूव किया, उस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आर स्ट्रेन को लाइव लिया, ठीक है, रुकते हैं, उन्होंने एस स्ट्रेन लिया, हीट एंड किल, और उसमें डाल दिया प्रोटीएजेस, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। फिर इस प्रोटीएजेस वाले, मतलब जिसको प्रोटीएजेस डाइजेस्ट कराए थे जिस हीट एंड किल स्ट्रेन में, और उसको मिक्स कर दिया R2 स्ट्रेन के, आर स्ट्रेन के साथ जो कि लाइव स्ट्रेन था, एंड देन इंजेक्टेड टू माइस, then again mice dies and the cause of death of the mice is pneumonia। तो इसका मतलब प्रोटीन्स तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि प्रोटीन्स इसमें थे ही नहीं, फिर भी कोई चीज ट्रांसफॉर्म हुई है, इसका मतलब वो चीज प्रोटीन नहीं थी। फिर क्या किया उन्होंने, एस स्ट्रेन वाला लिया, हीट एंड किल किया, हीट एंड किल करने के बाद उसमें उन्होंने कार्बोहाइड्रेटेज डाल दिया, कार्बोहाइड्रेटेज डाल दिया। फिर कार्बोहाइड्रेटेज डालने के बाद इस कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन में मिक्स किया, देन इंजेक्टेड टू द माइस, माइस अगेन डाइज, अगेन ड्यू टू निमोनिया। तो अब इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नॉट अ जेनेटिक मटीरियल। फिर उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया, हीट एंड किल किया, आरएनएस डाला, मतलब आरएनए भी डाइजेस्ट करा दिया। अब फिर लाइव स्ट्रेन में मिक्स किया, इंजेक्टेड टू माइस, माइस अगेन डाइज, अगेन ड्यू टू निमोनिया। तो आरएनए भी एलिमिनेट हो गया। अब उन्होंने लास्ट स्टेप पे क्या किया, एस स्ट्रेन हीट एंड किल करके उसमें डीएनए डाला, क्या डाला, डीएनए डाला, और आर लाइव स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, and then injected to mice, mice survive। यहां से क्या प्रूफ हुआ कि वो जो चीज ट्रांसफॉर्म हो रही थी वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या है, तो क्या बोला कि thus DNA is
ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मेशन कौन शो कर रहा है? डीएनए। इसीलिए वो क्या है? वो एक जेनेटिक मटेरियल है एंड डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यहां से प्रूव हो गया था। बट बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस बात को नहीं माना। क्यों नहीं माना? उन्होंने बोला कि ये तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड था, ठीक है, एंड जो ये एवरी मैकार्टी मैक्लॉयड थे ना, दीज आर द स्टूडेंट्स ओनली। तो स्टूडेंट्स थे तो उनके वर्क को इतना कम्युनिकेट नहीं किया गया, ठीक है। इसीलिए यहां प्रूव हो गया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल बट नॉट एक्सेप्टेड वाइडली एक्सेप्ट नहीं हुआ था। देन लेटर ऑन केम द न्यू एक्सपेरिमेंट दैट इज रेफर्ड एज ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट, जिससे फाइनल प्रूफ आया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, और इसको सभी ने माना। इक्विवोकल प्रूफ मतलब वाइडली एक्सेप्टेड प्रूफ फॉर डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल किसने दिया? गिवन बाय, ये ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किसने दिया? गिवन बाय हर्शी एंड चेज। इसी को हम हर्शी एंड चेज के नाम से भी जानते हैं। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट किस पे काम किया? दे वर्कड ऑन बैक्टीरियोफाज। अब ये बैक्टीरियोफाज कौन होते हैं? तो बैक्टीरियोफाज आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल। यहां होस्ट किसको यूज किया गया? होस्ट, ऑब्वियसली बैक्टीरियोफाज होस्ट पे अटैक करते हैं जो कि बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया पे किया गया। कौन सा बैक्टीरिया? इकोलाई बैक्टीरिया लिया गया, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया लिया गया? इकोलाई बैक्टीरिया लिया गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया? 2 सेट्स में एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे रेडियो एक्टिव चीजें यूज की, रेडियो एक्टिव सल्फर एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। वाई सो? देखो बच्चे, बैक्टीरियोफाज का जब मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ ना, तो इस तरह से कुछ बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है जिसमें ये आउटर प्रोटीन कोट है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ठीक है। अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब अगर मैं रेडियो एक्टिव सल्फर यूज करूंगी तो वो रेडियो एक्टिव सल्फर कहां जाएगा? प्रोटीन में। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में ही सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। सल्फर कभी डीएनए में नहीं होता, हमने उसकी कॉम्पोजिशन में पढ़ा अभी। रेडियो एक्टिव सल्फर किसको लेबल करेगा? कहां जाएगा? प्रोटीन में। और दूसरा हमने यूज किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप होता है, लेकिन प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जब यूज किया गया तो वो कहां जाके अटैच होगा? डीएनए में। तो हम इजीली रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे प्रोटीन में और डीएनए में। क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं, किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया। तो देखो क्या किया गया बच्चे, यहाँ पे ये एक बैक्टीरियोफाज है। इस केस 1 में इस बैक्टीरियोफाज को S35 मतलब रेडियो एक्टिव सल्फर, जिसका मोलर मास क्या है सल्फर का? 35। रेडियो एक्टिव हो गया, वो हैवी रेडियो एक्टिव हो गया, उसने प्रोटीन कोड को लेबल कर दिया, हैवी हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, तो नजर आ रहा है, ठीक है। और दूसरी साइड हमने क्या लिया? P32। आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, और आपके पास अगर पेपर में ये एक्सपेरिमेंट आ रहा है तो आप ये डाटा लिख के, बेसिक इंफॉर्मेशन लिख के, ये डायग्राम बना के आ रहे हो तो यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। यू विल गेट द फुल मार्क्स। नाउ यहां पे रेडियो एक्टिव कौन हो गया? डीएनए होगा, क्योंकि हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया था। दैट फॉस्फोरस गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द डीएनए। अब हमने यहां क्या किया? फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन। इकोलाई होस्ट पे एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें इकोलाई था, बैक्टीरियोफाज डाल दिया, ठीक है। तो इकोलाई पे इन्फेक्शन कॉज कराया। अब इन्फेक्शन कॉज कराने के बाद हमें क्या करनी है? ब्लेंडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इस तरह से उसको ब्लेंड करना है, क्योंकि जब तक ब्लेंड नहीं करेंगे, इंटरेक्शन ऑफ इकोलाई विद टेस्ट ट्यूब में इंटरेक्शन नहीं होगा फॉस्फेट का, सॉरी हमारा बैक्टीरियोफाज का डीएनए के साथ, तो कोई बात नहीं बनेगी। तो शेक नहीं करना, बट प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है टू इंटरैक्ट। देन हमने उसमें क्या किया? ब्लेंडिंग के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन। आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल पता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? किसी भी चीज को जब हम हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हैवी सेटल्स डाउन,
और लाइट वेट जो होता है वो ऊपर आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सुपरनेटेड। हैवी सेटल्स डाउन एंड लाइट वेट क्या होता है, सुपरनेटेड। तो इस केस में हमारे पास हमारी टेस्ट ट्यूब में, क्यूबेट में, जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, उसमें हैवी चीज कौन है, बैक्टीरिया, ई कोलाई, क्योंकि वो सेलुलर है, उसमें प्रोटोप्लाज्म है। और जो बैक्टीरियोफाज है, जो हमारा बैक्टीरियोफाज है, ये हमेशा सुपरनेटेड में रहेगा, क्योंकि उसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। वायरसेस, वो वायरस है, वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, वो नॉन सेलुलर होते हैं, सेल के नहीं बने होते हैं। इसीलिए हमें पता था रिजल्ट में, हर्शी एंड चेज को पता था कि आपको सुपरनेटेड में मिलेगा बैक्टीरियोफाज और बेस पे पैलेट मिलेगी बैक्टीरिया की, ठीक है। और फर्स्ट केस में रेडियो एक्टिव कौन था, सल्फर, तो वो सल्फर कहां मिलेगा, प्रोटीन कोट बैक्टीरियोफाज का सुपरनेटेड में। तो यही हुआ कि जब हमने देखा, रिजल्ट्स देखे, तो ये जो बैक्टीरियल सेल पैलेट है, इसमें नो रेडियो एक्टिव मटेरियल, सल्फर डाला था ना इस साइड पे, तो नो रेडियो एक्टिव सल्फर, बट रेडियो एक्टिव सल्फर वाज आइडेंटिफाइड इन सुपरनेटेड। तो दिस प्रूव्स कि प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो जब बैक्टीरियोफाज ने ई कोलाई पे अटैक किया था तो प्रोटीन अंदर चला जाता और वो हमें बैक्टीरियल पैलेट में मिलता। रेडियो एक्टिव है तो हमें इजीली नजर आता, ठीक है, नहीं आया, इसका मतलब वो बैक्टीरिया में नहीं गया। तो प्रोटीन जो है कभी भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, तो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को पास नहीं कर रहे हैं। अब हमारी होप थी यहां से, यहां पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था जिसने डीएनए को लेबल किया था, सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड द रिजल्ट वर नो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिटेक्टेड इन सुपरनेटेड। इसका मतलब बैक्टीरियोफाज में जो हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला था वो सुपरनेटेड में अब है ही नहीं, इसका मतलब वो कहां जा चुका है, बैक्टीरियल पैलेट में। और जब बैक्टीरियल पैलेट को देखा तो वहां पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हमें दिख रहा है। तो दिस प्रूव्स कि जब बैक्टीरियोफाज ने ई कोलाई पे इन्फेक्ट किया तो उसने अपना डीएनए कहां डाल दिया, बैक्टीरिया में डाल दिया, इस सॉरी हाँ, डीएनए कहां डाल दिया, बैक्टीरिया में डाल दिया। दिस प्रूव्स दैट कि बैक्टीरिया जो है वो कहां गया है, तो डीएनए जो है वो कहां गया है, बैक्टीरिया में गया है, पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, thus it is referred as genetic material. This is genetic material. तो यहां से प्रूव हुआ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल that passes information from one generation to another generation. Thus final proof कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो कहां से आया था, हर्शी एंड चेज के ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट से। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। आप सिर्फ यही डायग्राम एज सच अगर बना के आ रहे हो अपने पेपर में तो यू विल गेट फुल मार्क्स। स्लाइड इंट्रोडक्शन कि हर्शी एंड चेज ने ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट दिया, दे वर्कड ऑन बैक्टीरियोफाजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल। उन्होंने दो स्टेप्स में एक्सपेरिमेंट किया, एक बार रेडियो एक्टिव सल्फर लिया जो प्रोटीन को लेबल करता है, और एक बार रेडियो एक्टिव P32 फॉस्फोरस लिया जो डीएनए को लेबल करता है, एंड देन ड्रॉ दिस डायग्राम, यू विल गेट फुल मार्क्स। सो दिस इज फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।